हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं संजीव गिरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स सर्कल में। उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई टॉपर सर्कल के साथ बेहतर चल रही होगी, शानदार चल रही होगी। बच्चों, आपने पीछे के वीडियो में पढ़ा रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। आज हम रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया परमाणु मॉडल के बारे में जानेंगे और पीछे जो बातें हमने करी उसको एक बार रिमाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं, फिर आगे की ओर हम बढ़ेंगे। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर क्या कहा? उन्होंने कहा जो परमाणु का आकार लगभग 1 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड के द्वारा, यहाँ पे मिट गया, लिख लीजिएगा, फोर्ड के द्वारा, है ना, निम्न बिंदु प्रतिपादित किए गए। तो उन्होंने पहला बिंदु क्या कहा? जो उन्होंने बताया परमाणु का आकार लगभग 1 एंगस्ट्रॉम का होता है। इसकी चर्चा हमने पीछे के वीडियो में की हुई है। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 के घात माइनस का 10 मीटर, 10 टू द इनवर्स 10 मीटर होता है, अर्थात परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही? जो परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। जब किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, तो उसका जो नेट आवेश होता है, नेट आवेश जो होता है, सॉरी, नेट आवेश, ये भी क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, नेट आवेश इसका क्या होगा? शून्य होगा। मतलब इसके ऊपर जो उदासीन परमाणु होते हैं उसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही निगेटिव चार्ज होगा। तीसरी बात उन्होंने क्या कही? जो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में संकेंद्रित होता है। मतलब परमाणु का जो भार होता है वो पूरा का पूरा उसके नाभिक में, सेंटर में क्या होता है? स्थित होता है। अर्थात इस मतलब ऐसे समझ लीजिए जो बॉडी का द्रव्यमान लगभग शून्य या इतना कम जिसको आप शून्य मान सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, इतना होता है, और संपूर्ण द्रव्यमान इसके नाभिक में होते हैं। इसका रीजन क्या था? जब रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था तो उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था ये परमाणु, ये क्या है? आपका परमाणु है। जब इस परमाणु से 20,000 अल्फा कणों को, कितना मेरे भाई? 20,000 अल्फा कण, ध्यान रखिए, याद कीजिए आप, 20,000 अल्फा कणों को ऐसे गुजारा गया। 20,000 अल्फा कणों को जब ऐसे गुजारा गया तो उसमें से लगभग कितना? 99%। लगभग कितना? 99% अल्फा कण ऐसे थे जो बिना विक्षेपित हुए इस परमाणु से आर पार हो गए। बिना विक्षेपित हुए इस परमाणु से क्या हो गए? आर पार हो गए। और इसके आगे जो फोटोग्राफी फिल्म हमने लगाई थी, हमने क्या लगाई थी? फोटोग्राफी फिल्म लगाई थी। उसके ऊपर सीधा सीधा जिस रास्ते वो आए थे उसी रास्ते उनका क्या हुआ था? सॉरी, क्या, चलिए, ये था। अब ये सामने में है ना, इसके सामने में क्या लगा हुआ था? याद कीजिए आप लोग, तो इसके सामने में लगा हुआ था फोटोग्राफी फिल्म। क्या लगा हुआ था? फोटोग्राफी फिल्म। ठीक है, ये फोटोग्राफी फिल्म किस चीज का बना हुआ था? याद कीजिए, ZNS का। तो 20,000 अल्फा किरणों में से लगभग 99% जो अल्फा किरण थे वो सामने आके टकराया, ये सामने आके टकराया। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? जो जैसे जैसे हम नाभिक के, मतलब नाभिक बोलते सेंटर के, है ना, वही चीज समझ लें। इसके मिडिल भाग में जैसे जैसे हम आते गए तो इसमें से 8-10 ऐसे अल्फा किरण थे जो 90 डिग्री से अधिक एंगल से क्या हो गए? विक्षेपित हो गए। 8 से 10 ऐसे अल्फा किरण थे जो 90 डिग्री से अधिक एंगल से क्या हो गए? विक्षेपित हो गए, है ना। और इसमें 1 से 2 ऐसे अल्फा किरण थे जो जिस दिशा से वो आए उसी दिशा में वो वापस लौट गए। मतलब इसके सेंटर तक ये पहुंचा ही नहीं, इसके सेंटर तक ये पहुंचा ही नहीं, पहुंचने से पहले ये क्या हो गया? वापस पीछे लौट गया 180 डिग्री एंगल के साथ। इसके सेंटर तक पहुंचा ही नहीं,
पहुंचने से पहले क्या हो गया, ये वापस लौट गया कितना 180 डिग्री के 180 डिग्री से। तो एक चीज समझिए, ये इसका सेंटर है और सेंटर से ये जितना पीछे से है ना लौट गया, ये उसका पॉइंट है। अब इसके बीच में जो ये खाली दूरी रह गई, जितना ये डिस्टेंस है ना, अल्फा किरण जितना दूरी तय नहीं कर सका, मतलब सेंटर के करीब नहीं पहुंच सका, वो दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अल्फा किरण गई 180 डिग्री है ना एंगल के साथ, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन, और सामने किसको पाया? सामने उन्होंने पाया नाभिक को। किसको? नाभिक को। मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज था। क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। और ये भाई साहब हीलियम का नाभिक था, आपको याद है, इसके अंदर भी क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। ये पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच इतना तगड़ा रिपल्शन हुआ, इतना तगड़ा रिपल्शन हुआ, जो ये इसको धक्का मार के, पहुंचने से पहले ही धक्का मार के वापस जिस डायरेक्शन से ये आई थी उसी डायरेक्शन में इसको वापस भेज दिया, है ना। तो इसके बीच में जितना है ना, जैसे मान लो इसने इतना दूरी पहले से ही इसको धकेल दिया, वापस दे दिया, ये अपने पास आने ही नहीं दिया, तो ये जितना गैप इसमें बच गया, उस गैप को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, चलिए समझिए, ये बात आई आपको समझ में? ये बात आई समझ में? चलिए रिलेट कीजिए इन चीजों को। जो उन्होंने क्या बताया, जो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है? परमाणु के नाभिक में संकेंद्रित होता है, अर्थात ये नाभिक क्या है? जहां से ये अल्फा किरण 180 डिग्री के एंगल से लौट गई, उसके सामने उसका परमाणु का नाभिक था, वहीं पे इसका संपूर्ण द्रव्यमान होता है। ऐसा किसने कहा? रदरफोर्ड साहब ने। ऐसा किसने कहा? रदरफोर्ड साहब ने। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है ना, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट रदरफोर्ड साहब ने क्या निकाल के रखा था हम लोगों के सामने? जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जो इससे है ना, इस टॉपिक को लेकर जब रदरफोर्ड साहब से मैक्सवेल ने क्या किया, हमारे मैक्सवेल साहब ने क्वेश्चन राइज किया, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसको हम आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले इन चीज को समझिए, क्या बोला गया? जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मान लीजिए ये हमारा जो हाथ है, ये क्या है? नाभिक। तो इसके चारों ओर ऐसे है ना, ऐसे चक्कर लगाएगा, ऐसे चक्कर लगाएगा। कैसे? ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा, है ना, जैसे समझिए ना, ये तो ये ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, फिर ये ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, फिर कैसे जाएगा? जैसे ये सेंटर, तो इसके ऐसे डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर कभी इस डायरेक्शन में जाएगा। तो एक तो है नहीं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, और जो अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं वृत्तीय कक्ष में। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो, अपना सोलर सिस्टम जैसे काम कर रहा है, सूर्य के चारों ओर धरती, इसके अलावा अन्य जो ग्रह हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार अपना इलेक्ट्रॉन भी इस नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बताया? जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना, प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना कम होता है। इसका मतलब क्या है? जो भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही हल्का है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का है, और प्रोटॉन अपना उसके तुलना में बहुत ही भारी है। ऐसे समझ लीजिए लगभग 2000 केजी के आसपास है। तो आप समझ लीजिए, जो यदि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 केजी का होगा, तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान मेरे भाई कितना होगा? 2000 केजी का। कितना? 2000 किलो का, है ना। तो यदि इस प्रोटॉन है ना, इस परमाणु से यदि इलेक्ट्रॉन को हटा ही दिया जाए, तो परमाणु के द्रव्यमान पर क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला है? इतना फर्क पड़ेगा, इतना फर्क पड़ेगा, इतना कम फर्क पड़ेगा, जिसको आप क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने क्या है ना, अपना बाल हटवा लिया, छिलवा लिया, तो बाल छिलवाने से पूर्व आपने अपना वजन किया, वेट किया, तो आपका वजन 60 केजी आया, और बाल हटवाने के बाद जब आपने अपना वजन किया तो कितना कम आया होगा? लगभग 60 किलो के बराबर ही, लगभग 60 किलो के बराबर ही। मतलब बाल का वजन इतना कम है, इतना कम है, जिसको आप क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। ऐसे ही किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का वजन इतना कम है, इसका द्रव्यमान इतना कम है कि आप इग्नोर कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया जो इलेक्ट्रॉन का परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में संकेंद्रित होता है। ठीक है, बात समझ में? आपको ये चीज आई समझ में? ठीक, आइए अब नेक्स्ट आगे की चीजों को समझते हैं हम। इसको कर लिया जाए डिलीट। सॉरी, चलिए समझिए। अब रदरफोर्ड साहब ने
अपने एक्सपेरिमेंट से एक और चीज़ कहा, जो परमाणु का जो त्रिज्या होगा, इसको हम r मान लेते हैं ना, r क्या त्रिज्या, तो ये परमाणु का है और इसकी जो त्रिज्या होती है वो 10 टू द इनवर्स 10 मीटर, ठीक है, 10 टू द इनवर्स 10 मीटर, क्योंकि मैंने आपको बताया जो परमाणु का जो आकार होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर, और 1 एंगस्ट्रॉम का जो वैल्यू होता है वो 10 टू द इनवर्स 10 मीटर के बराबर, अर्थात परमाणु का जो आकार है वो कितना है 10 टू द इनवर्स 10 मीटर। और इसके जो नाभिक की त्रिज्या होती है, नाभिक वो होता है 10 टू द इनवर्स 15 मीटर, ठीक है। मतलब ये संपूर्ण यदि परमाणु है तो इस परमाणु का त्रिज्या क्या होगा आपका 10 के पावर माइनस का 10 मीटर, 10 के पावर माइनस का कितना मेरे भाई 10 मीटर, ठीक है। और ये भाई साहब जो है नाभिक, इस नाभिक में जो इसकी त्रिज्या है ना, ये जो त्रिज्या होगा ये कितना होगा 10 के पावर माइनस का 15 मीटर, ठीक है। जब आप इस दोनों में भाग लगाओगे तो ये क्या निकल के आएगा पता है आपको, ये बड़ा ही मजेदार चीज निकल के आएगा, आर परमाणु, मतलब ये परमाणु की त्रिज्या ये बराबर होगी 10 के पावर है ना कितना 10 के पावर माइनस का 5, तो इसको बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं आर नाभिक, क्या लिख देते हैं आर नाभिक, मतलब नाभिक की त्रिज्या जो है, नाभिक की जो त्रिज्या है वो परमाणु की त्रिज्या से 1 लाख गुना छोटा है, नाभिक का जो त्रिज्या है वो परमाणु की त्रिज्या से 1 लाख गुना छोटा है। जब आप इसमें 1 लाख से गुना कर दो तो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर, ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर, ठीक है, ये दोनों ये आया निकल के, ऐसे समझो इस चीज़ को, है ना। चलिए मैं आपको एक और चीज़ इसके बारे में समझा दूं ताकि आप अच्छे से फील कर सको जो आखिर ये परमाणु की त्रिज्या से नाभिक का त्रिज्या आखिरकार कितना छोटा है, ठीक। समझिए इन चीज़ों को, ऐसे समझिए आप, जो आप एक फुटबॉल ग्राउंड में हैं और उस फुटबॉल ग्राउंड के बिल्कुल सेंटर में एक मक्खी बैठी हुई है, वो मक्खी का जो रेडियस होगा वो क्या होगा इसके न्यूक्लियस, मतलब इसके परमाणु के नाभिक का त्रिज्या, ठीक है, मतलब मक्खी का जो साइज होगा, और संपूर्ण जो अपना है ना वो जो पूरा का पूरा आपका फुटबॉल ग्राउंड है वो क्या कहलाएगा परमाणु, क्या कहलाएगा परमाणु, ठीक है। समझिए ना, देखिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप जो ये परमाणु है और इस परमाणु का जो ये नाभिक की त्रिज्या है, नाभिक का त्रिज्या जो है आर परमाणु नहीं है ना, नाभिक की त्रिज्या तो हम क्या लिखेंगे आर नाभिक। तो इसको आप मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर, नाभिक की त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर। तो आप निकालोगे जो परमाणु का आकार कितना है ना, परमाणु कितना बड़ा है, तो ये चीज़ आप रिलेट करो, इसको यहाँ पे पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा आर परमाणु। अब जब इसको आप क्या करोगे 1 लाख से गुना करोगे तब जाके ये किसके बराबर होगा नाभिक के बराबर, और नाभिक आपको कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो परमाणु की त्रिज्या होगी, परमाणु की त्रिज्या कहने का मतलब परमाणु का आकार वो 1 लाख सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आप जब इसको 100 से डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या निकल के आएगा, है ना, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा मेरे भाई, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना बचा 1000 मीटर। 1000 मीटर को ही तो हम 1 किलोमीटर कहते हैं, अर्थात परमाणु की त्रिज्या आपको क्या निकल के आया, परमाणु की त्रिज्या निकल के आया आपको 1 किलोमीटर, क्या निकल के आया 1 किलोमीटर। इसका मतलब जो 1 सेंटीमीटर है, समझ रहे हो, देखो ये इन चीज़ों को आप गौर से देखो, इतना छोटा लगभग 1 सेंटीमीटर यदि परमाणु का नाभिक है तो परमाणु का आकार कितना होगा 1 किलोमीटर, कितना बड़ा सोचो। इसका मतलब परमाणु का नाभिक बहुत ही छोटा होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है ना, और परमाणु का आकार बहुत बड़ा होता है।
परमाणु का आकार बहुत बड़ा होता है और इस नाभिक में इसका संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। ठीक है, ये बातें किसने कही? हमारे रदरफोर्ड साहब ने। ठीक है, अब चलिए इन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या क्या कमियां थी, इन चीजों को हम बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, क्या बताया गया? रदरफोर्ड मॉडल के दोष, रदरफोर्ड के जो परमाणविक मॉडल थे उसमें क्या क्या दोष है, यहाँ पे मैंने पहले ही आपको लिख दिया है। अब इन चीज़ों को बारीकी से समझते हैं, तो ये क्या कह रहा है। पहला पॉइंट है ना, पॉइंट क्या बोला? जो रदरफोर्ड मॉडल में कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित नहीं की गई थी। कहने का मतलब अभी अभी आपने क्या पढ़ा, जो भैया इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या किसकी संख्या के बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या। और दूसरा बात उन्होंने रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा? रदरफोर्ड साहब ने क्या बताया, यहाँ पे समझो इन चीजों को। जो परमाणु के कक्ष में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। परमाणु के कक्ष में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। आप इसको ऐसे समझे ना, आइए ना, ये रहा आपका एटम, ठीक है, ये रहा आपका एटम। चलिए इसको कहते हैं कॉपी, आप ऐसे बिठाइए, थोड़ा सा छोड़, ठीक है। चलिए अब इसके सेंटर में क्या होगा? इसका नाभिक। इसके सेंटर में क्या होगा? इसका नाभिक। यहाँ पे रख लीजिए, ये इसका नाभिक है। चलिए अब उन्होंने क्या बताया, रदरफोर्ड साहब ने क्या बताया, जो इस कक्ष में क्या करेगा भैया? इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसे वृत्तीय पक्ष पर क्या करेगा? वृत्तीय पथ पर ये गमन करेगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया जो किस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन गमन करेगा। इसमें 2 रहेगा या 5 रहेगा, इसमें 10 रहेगा या, है ना, मान लीजिए 8 रहेगा, इसमें 10 रहेगा या 20 रहेगा। इसके बारे में कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया। तो पहले है ना, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, जो इनके परमाणु मॉडल में क्या दोष था, जो रदरफोर्ड मॉडल में कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी। जो पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है और चौथे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन। आपने 9th क्लास में क्या पढ़ा था बताइए मुझे? आपने 9th क्लास में मेरे भाई पढ़ा था, जो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले सेल में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, है ना, और इसके आगे वाले इलेक्ट्रॉन 32 ऐसे करके ऐसा होते हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32 आपने उन चीज़ों को पढ़ा था, है ना। या आपने S, P, D और F के आधार पर भी क्या देखा था, जो S ब्लॉक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P ब्लॉक के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, D ब्लॉक के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, और F ब्लॉक के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं। तो ये अभी तो फिक्स है ना, लेकिन ये रदरफोर्ड के मॉडल से नहीं आया। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, जो ये आखिर आया कहाँ से, आपके इसी चैप्टर में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो पहली कमी क्या थी, जो किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता, इस बारे में कोई चर्चा किसने नहीं किया, तो हमारे रदरफोर्ड साहब ने। तो ये एक पहली कमी थी। अब देखिए दूसरा क्या था, है ना। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये बात सत्य नहीं है ना। ये बात अभी सत्य है, लेकिन जब रदरफोर्ड से ये बात पूछा गया तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। चलिए इन चीज़ों को समझते हैं, जो आखिर ये लाइन क्या कह रहा है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, युक्ति संगत नहीं है। देखिए रदरफोर्ड के सामने एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था? मैक्सवेल साहब, है ना। इसको मैं कहाँ पे रखूँ? ऊपर ही रख देता हूँ, ठीक है, आप ऐसे समझ लो। इसको कहीं पे आप नोट कर लेना, ये चीज़, ठीक है। मैक्सवेल, है ना, हमारे मैक्सवेल साहब, इन्होंने आवेश के ऊपर बहुत अधिक काम किया था। इनको आवेश के बारे में बहुत अधिक नॉलेज थी। तो इन्होंने क्या बताया
रदरफोर्ड से इन्होंने पूछा, जो बताओ आप जो कह रहे हो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर जब गमन कर रहा है, तो जब कोई वृत्तीय पथ पर गमन करता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है ना, उसमें क्या उत्पन्न होता है, त्वरण। ऐसे समझिए ना इन चीजों को, इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, त्वरण। चलिए ये रहा आपका एक परमाणु, ठीक है, ये क्या रहा आपका एक परमाणु। अब यहां से ये क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, ये क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये किसने कहा था, रदरफोर्ड साहब ने, जो भैया इसके वृत्तीय पथ पर ये गमन कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। अब जब ये जाएगा तो जब ये है ना, ये आगे की ओर घूम रहा है, तो इसके वेग में लगातार क्या हो रहे हैं, परिवर्तन। इसके वेग में क्या हो रहे हैं, लगातार परिवर्तन। याद रखिए, इसके वेग में लगातार क्या हो रहे हैं, परिवर्तन। और वेग जो है आपका सदिश राशि है। कौन सी राशि, सदिश राशि। सदिश राशि में क्या क्या होता है, तो आपने पढ़ा है जो इसमें परिमाण होता है, और इसमें दूसरा चीज क्या होता है भैया, दिशा होता है। क्या होता है, दिशा। यदि इसके परिमाण में परिवर्तन आए या इसके दिशा में परिवर्तन आए तो वेग अपने आप बदलेगा, वेग अपने आप बदलेगा, है ना, अर्थात ये त्वरण उत्पन्न कर रहा है। लेकिन आप ही बताओ मुझे, जब ये वृत्तीय पथ पर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है भाई साहब, तो हर क्षण इसका दिशा क्या हो रहा है, बदल रहा है। हर क्षण इसका दिशा क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसका मतलब ये त्वरण उत्पन्न कर रहा है। जब ये त्वरण उत्पन्न करेगा तो मैक्सवेल साहब ने क्या बताया, जो भैया इसके अंदर से है ना ऊर्जा उत्सर्जित होगा, ऊर्जा इसके अंदर से बाहर निकलेगा। और ये तो कोई अमर नहीं है, इसके अंदर फिक्स है ना, इसके अंदर क्या है, फिक्स एनर्जी है। धीरे 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 ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे जैसे इसकी ऊर्जा, जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अब इसके अंदर ठूस ठूस के बहुत सारी एनर्जी भरी हुई, बहुत सारी एनर्जी भरी हुई है। लेकिन ये एनर्जी है ना धीरे धीरे क्या करेगा, अपने अंदर से रिड्यूस करेगा, निकालेगा उन चीज़ों को। जब ये इसके अपने अंदर से आवेश को निकालेगा या एनर्जी को निकालेगा, तो ये धीरे 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 क्या होगा, नाभिक के करीब आएगा। कहाँ, नाभिक के करीब आएगा। जैसे 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 इसके अंदर से ऊर्जा बाहर निकलेंगी, इसके अंदर ऊर्जा का स्तर कमेगा, ये धीरे धीरे कहाँ आएगा, नाभिक के करीब आएगा। और एक समय ऐसा आएगा जो ये नाभिक से आकर टकरा जाएगा। जैसे ये नाभिक से आकर टकराया गया, इसका मतलब ये हुआ ना, जो ये परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो गया। ये परमाणु का अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। ऐसे समझिए, जो है ना अपने पास ये मार्कर है, ये पेन जो आप देख रहे हैं, ये पेन छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। और परमाणु के अंदर अगर ऐसी घटना हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन इसके वृत्तीय कक्ष में घूम रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन के अंदर से धीरे धीरे क्या निकलेगा, ऊर्जा। क्या निकलेगा, ऊर्जा। और ये ऊर्जा का स्तर जैसे जैसे कम होगा, ये आके क्या करेगा, परमाणु के नाभिक से टकरा जाएगा। जैसे ही टकरा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब जैसे ये परमाणु समाप्त हो जाएगा तो धीरे धीरे ये क्या होगा, मार्कर समाप्त हो जाएगा। आज मैं इतना बड़ा देख रहा हूँ, कल क्या ये छोटा हो जाएगा, परसों क्या इससे छोटा हो जाएगा, क्या उसके अगले दिन ये समाप्त हो जाएगा? ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। जब ये बात रदरफोर्ड साहब के सामने मैक्सवेल साहब ने रखा, तो रदरफोर्ड साहब इसका जवाब नहीं दे पाए, है ना। तो यहां से इनका परमाणु मॉडल क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। ठीक है, इनके परमाणु मॉडल को यहां से माना नहीं गया। अब देखिए इसके है ना, इनके परमाणु मॉडल में नेक्स्ट क्या दोष था, क्या बोला गया, जो यदि इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा का क्षय सतत होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर से यदि ऊर्जा लगातार बाहर की ओर निकल रही है, लगातार बाहर की ओर निकल रही है, तब प्राप्त परमाणु स्पेक्ट्रम को भी सतत होना चाहिए। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या बताया गया, स्पेक्ट्रम, है ना। इन शब्द के ऊपर आप गौर कीजिए, स्पेक्ट्रम आपने कक्षा 10वीं में फिजिक्स में ये पढ़ा है स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, जो स्पेक्ट्रम को भी सतत होना चाहिए, किंतु प्रयोग करने पर यह असतत प्राप्त हुआ, वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए समझिए इन चीज़ों को। ये स्पेक्ट्रम क्या था और इस है ना ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा, है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए समझिए, तीसरा पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। स्पेक्ट्रम क्या था, आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा मेरे भाई, ये एक प्रिज्म है, और जब प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को, किसको, श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, तो ये श्वेत प्रकाश आगे चलकर जैसे ये प्रिज्म से बाहर जाएगी तो ये 7 रंगों में क्या हो जाती है,
विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और 7 रंग की जो एक पट्टी प्राप्त होती है उसी पट्टी को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम। मतलब कलर, रंग का जो एक पट्टी हमें प्राप्त होगा उस पट्टी को क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। ठीक है, समझे बात को? जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो ये श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और उन है ना 7 रंगों की जो हमें पट्टी यहाँ पे प्राप्त होती है उसी पट्टी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यही घटना किसके है, यही प्रयोग किसमें किया गया? रदरफोर्ड साहब के परमाणु मॉडल में। अब है ना मैक्सवेल साहब ने क्या कहा, जो बताओ जब ये इलेक्ट्रॉन इस वृत्तीय पथ पर गमन कर रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन इस वृत्तीय पथ पर गमन कर रहा है तो इसके अंदर से लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन होना चाहिए, लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन होना चाहिए और एक समय ऐसा आ जाएगा जो ये इलेक्ट्रॉन आवेशहीन हो जाएगा और अंततः नाभिक से टकरा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये था जिसके कारण रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या हुआ? फ्लॉप हुआ। दूसरा बात उन्होंने क्या कहा, जब ये लगातार घूम रहा है तो इसके अंदर से लगातार एनर्जी निकलेगी, है ना, ये तो कॉमन सी बात है। जब ये लगातार घूम रहा है तो इसके अंदर से क्या निकलेगी? लगातार एनर्जी निकलेगी। तो उसको उन्होंने प्रयोग करके देखा, उसको उन्होंने क्या किया? प्रयोग करके देखा। और जब इसको यूं है ना ऐसे मिटाई दो, सॉरी, ठीक, चलिए समझिए। ये आपका प्रिज्म है, ठीक, और यहाँ से ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन से क्या उत्सर्जित हो रही है? प्रकाश की किरण, आवेश। जब इस आवेश को इस प्रिज्म से होकर गुजारा गया, इस प्रिज्म से होकर गुजारा गया तो जब इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त किया गया, क्या प्राप्त किया गया? स्पेक्ट्रम। तो मैक्सवेल साहब ने क्या कहा, भैया स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए? लगातार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बिल्कुल लगातार, कंटिन्यू होना चाहिए, डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यू होना चाहिए। इसके बीच में कोई गैप नहीं होनी चाहिए, इसके बीच में क्या नहीं होनी चाहिए? कोई गैप नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना, ये सटा होना चाहिए, क्योंकि ये लगातार इसके अंदर से क्या निकाल रहा है? एनर्जी निकाल रहा है। बिल्कुल ये क्या होना चाहिए? सटा होना चाहिए। इसके बीच में लाइन तो होनी ही नहीं चाहिए। क्या होनी चाहिए? लाइन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने ये बातें कही, ठीक है। तो ये थॉट किनका था? ये थॉट था हमारे मैक्सवेल साहब का। जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन से निकलने वाली ऊर्जा को प्रकाश के इस प्रिज्म से होकर गुजारेंगे, या उसका यूं आप कह लो, जब उसका हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करेंगे तो वो स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए? हमें सतत प्राप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सतत प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि ये लगातार त्वरण कर रहा है। लगातार क्या कर रहे हैं भैया? त्वरण उत्पन्न कर रहे हैं लगातार, ठीक है। जब इसका प्रयोग किया गया तो ऐसा रिजल्ट नहीं आके रिजल्ट डिसकंटिन्यू वाला आया। कैसा आया? डिसकंटिन्यू वाला आया। अब देखो वो रिजल्ट कैसा था, तो आप इसको ऐसे समझें, आप इसको ऐसे समझें, चलिए यहां से क्या निकलेगा? परमाणु के अंदर से, अरे भाई, ऊर्जा। जब ये ऊर्जा प्रिज्म से होकर जाएगी, प्रिज्म क्या करेगा? इसको 7 रंग में बनाएगा। कितने रंग में? 7 रंग में। छोड़ नहीं यार, 7 रंग में बनाए चाहे 10 रंग में बनाए, क्या इस बात से मुझे फर्क पड़ता है? मुझे तो ये देखना है जो ये पट्टी जो यहाँ पे प्राप्त हो रही है, पट्टी लगातार है या नहीं, पट्टी लगातार है या नहीं, ठीक है, समझिए, पट्टी लगातार है या नहीं। तो मैक्सवेल ने जो प्रयोग किया, उस प्रयोग में ये पट्टी जो था, स्पेक्ट्रम जो था, वो कैसा प्राप्त हुआ? असतत। कैसा प्राप्त हुआ? असतत। ध्यान रखिएगा, कैसा प्राप्त हुआ? असतत। जब इसका जवाब मैक्सवेल साहब किससे मांगे? रदरफोर्ड से। किससे? रदरफोर्ड से। तो रदरफोर्ड साहब ये भी नहीं बता पाए, जो भाई आप तो सही कह रहे हो, आप तो सही कह रहे हो,
जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल है ना लगातार चक्कर लगा रहे हैं, जब लगातार चक्कर लगा रहे हैं तो लगातार इसके अंदर से ऊर्जा निकलनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, जो कभी लाइन बिल्कुल कंटिन्यू है, फिर कुछ समय बाद क्या है डिसकंटिन्यू है, फिर क्या है कंटिन्यू है, फिर क्या है डिसकंटिन्यू है, फिर कंटिन्यू है, फिर क्या है डिसकंटिन्यू है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? और इसका जवाब है ना कौन नहीं दे पाए, हमारे रदरफोर्ड साहब। ठीक है, तो इन कारणों से हमारे रदरफोर्ड साहब का परमाणु मॉडल क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। फिर आगे अन्य वैज्ञानिक आए, जैसे इसके आगे जो आप पढ़ने वाले हो बोर का परमाणु मॉडल, फिर बोर साहब आए, फिर उन्होंने इनकी गलतियों के ऊपर विचार किया और फिर उन्होंने नए तरीके से अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, तो बोर साहब के परमाणु मॉडल को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब आप इसको एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट में जो वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो आपको बढ़िया से समझ में आए। अगर आपको ये कमी के बारे में है ना, जो रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल के दोष थे, इन दोष के बारे में अगर ठीक से समझ में नहीं आता तो आगे वाला वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही टॉपर सर्कल के साथ जुड़े रहिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। धन्यवाद।